नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका जीएस मॉक टेस्ट का छठा टेस्ट है और यहाँ से आप मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी, यूपी पुलिस के लिए और अन्य यूपी की भर्तियों के लिए जीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। इन टेस्ट सीरीज में डेली आप 25 से 30 क्वेश्चन करते हैं, वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट में। इतने कम समय में आपको 25 से 30 प्रश्न कोई और नहीं कराएगा, वो भी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए होते हैं। तो फुल डिटेल में टेस्ट सीरीज करने का सबसे अच्छा मौका आपका ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और कोशिश किया करिए कि आप वीडियो के बारे में अपनी राय बता सकें। आपके प्रश्न हो वो लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको अगर वहाँ पर पीडीएफ भी मिलने लगेंगी, आप पीडीएफ और करंट अफेयर्स की जो नोट्स हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल होने लगेंगे बहुत ही जल्दी। और प्लीज़ आप वीडियो अंत तक देखा करिए ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। अधूरा वीडियो देखकर आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब भी देखें पूरी पढ़ाई करें। आधा घंटा 30 मिनट बैठने की कम से कम आदत होनी चाहिए आपको कि लगातार आप आधा घंटा पढ़ सकें। 10-10 मिनट 15-15 मिनट पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस मॉक टेस्ट 6। तो हमारा पहला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ पर मुगल शासन सिंहासन पर बिठाया गया? बताइए, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन ए लाहौर, बी सरहिंद, सी कालानौर और डी काबुल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालानौर। ठीक है, तो जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में ही कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ठीक है, तो जनवरी 1956 में दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और 14 वर्ष की उम्र में ही कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक हो गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1800, बी 1805, सी 1806, डी 1809। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1809 में हस्ताक्षर किए थे। तो 25 अप्रैल 1809 की अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 25 अप्रैल को हुई थी। इस संधि में पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी तथा सतलज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। तो कौन था इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड मिंटो प्रथम। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? बताइए, जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। बताइए कौन था जिसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? ए, बी, सी या डी? देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी के 2018 वाले पेपर में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो सारे प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज को पूरा हल करिए। तो आपका प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, बी डी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। किसने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी डी सावरकर ने कहा और कार्ल मार्क्स ने कहा। जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह बताया है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1923, 1924 या 1925 या 1922? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है?
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने हुए थे? 1923 या 1924 या 1925 या 1922? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये कनिष्ठ सहायक में 2015 में प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने, 1923 में बने या 1924 में या 1925 में या 1922 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1924। ठीक है, जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था वहां पर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इससे पहले 1923वां अधिवेशन हुआ जो विशेष अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, ये दिल्ली में हुआ था। फिर 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। तो एक वर्ष में दो अधिवेशन कब हुए थे? 1923 में, एक के अबुल कलाम आजाद थे, दूसरे के मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष थे। 1922 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन, देश बंधु चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, ये गया में हुआ था। और 40वां अधिवेशन आपको याद रखना है, ये 1925 में हुआ, इसकी श्रीमती सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। ये 44वां अधिवेशन था और 1925 में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे जरूर याद रखिए। और मुझे लगता है ये आपकी किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 1925 में जो 40वां अधिवेशन हुआ था वो श्रीमती सरोजिनी नायडू उसकी अध्यक्ष थी। आपका अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? बताइए, जो मौर्यकालीन भारत का था उसके विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज था या फायान था या ह्वेनसांग था या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका 5 का सही हो जाएगा ए, मेगास्थनीज थे। ठीक है, तो ये देखो यूपिटर पीटी जो पिछली साल हुआ था उसके शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। तो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य काल में भारत आया था। ठीक है, फयान आया भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, उसने फोक क्यू की लिखी थी। और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय में, उसने सी यू की लिखी थी। तो जो ये विदेशी यात्री थे इनकी रचनाएं तो याद रखनी है, साथ में किसके समय आए थे इसको भी आपको याद रखना है। तो मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, इसने इंडिका की रचना की। फयान कब आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, इसने फोक्यू की रचना की। ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय, इसने सी यू की रचना की थी। वर्ष इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनके जो शासक थे उस समय उसका नाम महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। ये मुझे लगता है ये पूछा जाएगा पेपर में, तो इसे आप याद कर लीजिए। चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? ये भी देखिए पिछली साल पीटी में पूछा गया था। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठे का आपका चिकित्सा। ठीक है, तो चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे। तो चरक जो थे वो आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे, जो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पे, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पे, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पे, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो बताइए मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यह आपके होम्योपैथी फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था। तो बताइए मौर्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था जो थी मौर्यों की, वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो 7वें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कहा सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, जो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है वो शीर्ष किस शहर में स्थित एक स्तंभ पर था? बताइए। ये आपका पेपर में आ सकता है, ये करंट का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आपके किसी ना किसी पेपर में ये जरूर आएगा, क्योंकि इस संसद भवन के ऊपर इस बार अशोक स्तंभ के ऊपर जो सिंह चतुर्मुख था उसको रखा गया है वहाँ पर। ठीक है, उसकी मूर्ति को बना के रखा गया है। तो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किस शहर में स्थित एक स्तंभ पर था? ऑप्शन ए कन्नौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संबल, डी सारनाथ। इसको तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। बताइए इसका सही कौन सा होगा। तो इसका 8वें का डी सही हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ से लिया गया था।
तो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? काशी या प्रयाग या अयोध्या या सारनाथ? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो प्रयाग को आप प्रयागराज समझिएगा। तो काशी, प्रयाग या अयोध्या या सारनाथ, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रयाग में। ठीक है, तो वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो प्रयागराज में किया था। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद, क्या महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो जो हर्षवर्धन था वो हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान देता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो ये देखिए अमीन की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अमीन की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य या चोल साम्राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का बी, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में, प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक रहा। मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। तो देखिए यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न भी तय हो गया। ठीक है, यहाँ और तीसरा, तो मैं जब आपको 25 प्रश्न कराता हूँ इसमें, तो कम से कम आपके 35 से 50 प्रश्न सही हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, जो क्योंकि इतनी डिटेलिंग में आपको बताता हूँ, उससे बनने वाले दूसरे प्रश्न भी आपके तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखा जरूर करिए, यहाँ से आपको 25 से 50 प्रश्न तैयार होते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। इसी साम्राज्य में, प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? बताइए। 1925 में, 1926 में, 1919 में, 1928 में? यह भी आपका पीटी के लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925 में, 1926 में, 1919 में या 1928 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11 का डी। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत प्रथम बार आया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1937 ईस्वी में किया गया। इस कमीशन का तो इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। यह दल फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। किसी भी भारतीय को इस सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया था। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? फरवरी 1928 में। गठन कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन है आपके, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही हो। ये लोअर तिथि में पूछा गया था 2016 में। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका 12वें का सही हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। ठीक है, कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति उसके पास होती है। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में व नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति आपका किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति भी घोषित कर सकता है। तो लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? बताइए। ऑप्शन है आपका
A39, B85, C109, D131। यह प्रश्न भी आपका लेवर द्वितीय में पूछा गया है 2018 में। तो आपका प्रश्न है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109, 131। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 131। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। तो आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 330। देखो आपका प्रश्न एक सही हुआ। दूसरा प्रश्न, कुल कितनी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की? 131। उसमें से अनुसूचित जाति की 84 है और 47 है अनुसूचित जनजाति की। ये हर जानकारी आपके लिए एक एक प्रश्न के बराबर है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 11, बी 9, सी 7, डी 5। ये भी देखिए लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, ये बहुत इजी प्रश्न है, मुझे लगता है आपको पता होगा। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11, बी 9, सी 7, डी 5। मैं आपसे कमेंट करके बताना कि जो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है वो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। देखिए यह प्रश्न थोड़ा आपका टेक्निकल है, तो इसमें से देखो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है, यह प्रश्न है आपका। अब इसके ऑप्शन को आप समझ लीजिए। जैसे 5 वर्ष दिया है, अगर कोई 57 वर्ष की उम्र में बना तो वो 62 वर्ष तक 5 वर्ष अपने पूरा कर लेगा। लेकिन अगर कोई आपका 61 वर्ष की उम्र में बना तो 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा, अगर 62 वर्ष उसकी आयु है रिटायरमेंट की। लेकिन इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में। अगर 61 वर्ष की उम्र में बना तो वो 65 तक अपने 4 वर्ष पूरा करेगा। अगर 63 वर्ष की उम्र में बना तो वो 65 की उम्र पे 2 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा। ठीक है। यह भी आपका लोअर द्वितीय में पूछा हुआ प्रश्न है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सतर्कता संस्था है। ठीक है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तो इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यह प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया है कि जो इनका चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है, ये जो सतर्कता आयुक्तों का, तो उसमें की समिति में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये देखिए थोड़ा प्रश्न आपके लिए कठिन बन जाता है, लेकिन आपको कुछ कठिन प्रश्न भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर सुरेश एन पटेल हैं। तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो सुरेश एन पटेल हैं। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यह भी मुझे लगता है आपको प्रश्न आता होगा। ये लोअर द्वितीय में 2016 में पूछा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। बताइए इनमें से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। लेकिन योजना आयोग अभी खत्म हो गया है, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है। वो भी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्थाएं कौन होती हैं? जिनका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया होता है वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, और जिनका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं होता है वे असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। इनके भी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है?
तो जो पृथ्वी दो भागों में बांटे गए, जैसे एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो उसके उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली जो कुल मानव की आबादी है उसका अनुमानित प्रतिशत कितना है? 60, 70, 80 या 90? बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17वें का डी। ठीक है, 90% लगभग जनसंख्या विश्व की उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? हवा में ऑक्सीजन 3% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो हवा में जब 15% से कम ऑक्सीजन होने लगती है तो आग नहीं जलती है, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर आग ज्वलनशील होती है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक यूरोपीय देश नहीं है? ऑप्शन है आपके बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है बुल्गारिया। यह एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है। ठीक है, क्या है इसकी राजधानी? सोफिया। जबकि सूडान, बेनिन और घाना, घाना कर लीजिए यहाँ पर, घाना, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेराटोसा शब्द का अर्थ किससे है? बताइए, पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, एक द्वीप है या काली मिट्टी से? बताइए, टेराटोसा है, टेरा रोसा है जो, इसका शब्द का तात्पर्य या अर्थ किससे है? पीली मिट्टी से है, लाल मिट्टी से है, या एक द्वीप है ये, या काली मिट्टी से? तो इसका तात्पर्य आपका यह अर्थ लाल मिट्टी से है। ठीक है, 20 का बी। तो टेरा रोसा एक संबंध लाल मिट्टी से है, संबंध। ठीक है, इसका संबंध लाल मिट्टी से है, टेरा रोसा का। यह एक प्रकार की लाल क्ले मृदा है जो चूना पत्थर के अवक्षय से प्राप्त होती है। आपका अगला प्रश्न है, 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो जो 100 रुपए का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, बी भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 का ए। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, एक से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, एक के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आपको कमेंट कर बताना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल कौन सा सेल होता है? ए सौर सेल, बी थर्मल सेल, सी सल्फर सेल, डी मोलर सेल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रकाश वोल्टीय सेल कौन सा सेल होता है? तो ऑप्शन आपका सही है ए सौर सेल। ठीक है, तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होता है। अगला प्रश्न है आपका, पीतल किनका मिश्रण है? टीन और तांबा का, टीन और जस्ता का, टिन तांबा जस्ता का, या जस्ता प्लस तांबा का? बताइए पीतल किनका मिश्रण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पीतल जस्ता और तांबे का मिश्रण है। 23 का डी सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या हृदय के पास? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे या मस्तिष्क के ऊपर या मस्तिष्क के अंदर या हृदय के पास? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ए, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में यह मक्का के दाने के बराबर होती है, स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मनुष्य में यह मक्का के दाने के बराबर होती है, कई लोग इसे मटर के दाने के बराबर भी कहते हैं, और स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भावस्था के समय काफ़ी बड़ी हो जाती है। आपका 25वां और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भांगड़ा, कथक या कुचिपुड़ी? तो निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भांगड़ा, कथक या कुचिपुड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कथक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक है, कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये रहा आपके टोटल जीएस मॉक टेस्ट 6। तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी पढ़ा और उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मैंने आपसे जो 2 प्रश्न पूछे हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल
तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और मैंने आपसे वीडियो के दौरान प्रश्न पूछा था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसको भी आपको बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपका प्रश्न है ज़रूर पूछिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत।